हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है ना, मौर्यों के एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन से संबंधित है, जो मौर्य पीरियड का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। इस सेक्शन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी चीजें हैं उसे आप बारीकी से समझते चले। ये ना सिर्फ पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मुख्य परीक्षा में मौर्यों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, इस संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपके लिए एक बेस यहां पर तैयार हो जाएगी और यह बेस आपका इतना सुदृढ़ होगा कि आप मेंस को भी आराम से लिख सकेंगे। ठीक है, तो आप बात ही छोड़ दें। इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, हर बारीकी को समझें और आत्मसात करते चलें। ओके गाइस, तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मौर्यों के संपूर्ण प्रशासन के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है ना, तो वो दो प्रमुख स्रोत हैं। एक है मेगास्थनीज के इंडिका और दूसरा चाणक्य अथवा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये दो प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से संपूर्ण मौर्यों के प्रशासन के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो मौर्यों का जो साम्राज्य था, आइए उस पर दृष्टि डालते हैं। मौर्यों का जो प्रभाव क्षेत्र था, ये उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में संपूर्ण बंगाल तक, यानी बंगाल और असम की सीमा जहां से आरंभ होती है उस सीमा तक, यानी बंगाल की पूर्वी सीमा तक ये फैली हुई थी। काफी विशाल साम्राज्य था और ये सम्राट अशोक के समय का ये पीरियड है जो आप बोर्ड पर दृष्टि डाल रहे हैं। इनसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन था, तो उनमें यहां पर ये कलिंग का हिस्सा उनके राज्य का नहीं था। अशोक के समय में कलिंग मौर्य साम्राज्य का पार्ट बना। तो इसके समय में आते आते, यानी सम्राट अशोक के समय तक, मौर्यों की जो स्थिति थी, मौर्य साम्राज्य का जो स्वरूप था, वो कुछ इस प्रकार का था। संपूर्ण साम्राज्य में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई थी, इस पर दृष्टि डालते हैं। तो राजा, चूंकि यह राजतंत्र था, तो राजा सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा अधिकारी है और संपूर्ण अधिकारों का वो स्वामी है। वो राजतंत्र था और राजा ही सर्वशक्तिमान थे। राजा की सहायता के लिए, उन्हें मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया था। अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसके अंतर्गत ही जो जानकारी दी गई है, इसके अनुसार मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 18 थी। यहां मैंने लिखा है कुल सदस्य संख्या 18 थी, जिनमें 3 मुख्य थे। जी हां, इनमें 3 मुख्य थे जो राजा के निकटतम अंतरंग मंत्रिमंडल के सदस्य थे। कोई भी सलाह मशविरा मंत्रणा वो इन्हीं लोगों से करते थे। यानी वर्तमान में जिस प्रकार प्रधानमंत्री के अधीन कैबिनेट मंत्री हैं, फिर उनके अधीन राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने सहयोगियों से, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनसे सलाह या मंत्रणा करते हैं, ठीक इसी प्रकार प्राचीन काल में मौर्यों के समय में भी राजा जिनसे सलाह लेते थे, एक मंत्रिमंडल मौजूद था। और दस्तावेजों में हमें 3 ऐसे लोगों की जानकारी मिलती है, वे हैं महामंत्री, पुरोहित और सेनापति। ये मंत्रिमंडल, यानी कह सकते हैं कि राजा के ये कैबिनेट मंत्री थे जो राजा के प्रमुख सहयोगी थे। अर्थशास्त्र में जो विवरण हमें मिलते हैं, इन 3 शीर्ष अधिकारियों का वेतन 48,000 पन वार्षिक था। ये मंत्री भी थे। जैसा कि मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय महामंत्री के पद पर चाणक्य मौजूद थे और वे मुख्य सलाहकार भी थे। राजा के निकटतम सहयोगी थे महामंत्री, पुरोहित और सेनापति। इसके अलावा एक मंत्री परिषद था। जिस प्रकार आज राज्य मंत्री है, फिर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, ठीक इसी पैटर्न पर अगर हम बात करें तो उस समय मंत्री परिषद भी मौजूद थी और इनकी कुल संख्या जिनमें मंत्रिमंडल, कैबिनेट स्तर के मंत्री और अन्य मंत्री शामिल हैं, वो 18 मिलती है। अब ये 3 थे, तो रेस्ट 15 के अंतर्गत जो विभिन्न प्रमुख विभाग हैं, आइए उसे देखते हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री थे, उनके नीचे मंत्री परिषद के अन्य सदस्य मौजूद थे और उनका वेतन 24,000 पन वार्षिक था। जो प्रमुख विभाग यहां पर मौजूद थे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, आइए उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले समाहर्ता था। यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मुख्य कार्य था राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना, यानी संपूर्ण वित्त विभाग इनके अधीन थे और यह काफी महत्वपूर्ण विभाग था जो समाहर्ता था। फिर उसके नीचे सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष, जिनके अधिकार क्षेत्र में राजकीय कोष होते थे, उनका वो संरक्षक था जो होता था सन्निधाता। फिर
कर्मांतिक राज्य यानी साम्राज्य के अंतर्गत जो भी उद्योग धंधे थे, कल कारखाने थे, उनका जो अध्यक्ष होता था, उनके जो प्रधान होते थे, उन्हें कर्मांतिक कहा गया है। इसके अलावा प्रदेष्टा, जो फौजदारी न्यायालय मौजूद थे, उनके न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। इसके अलावा प्रशासता, ये वो अधिकारी थे जो राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करते थे और राजकीय दस्तावेजों को, जो कागजात होते थे, उन्हें सुरक्षित रखा करते थे। तो ये अधिकारी थे प्रशासता। आंतरवैशिक, ध्यान रखिएगा, आंतरवैशिक, राजा की अंगरक्षक सेना का जो प्रधान था वो आंतरवैशिक कहलाते थे। इस समय सशस्त्र अंगरक्षिकाएं भी होती थी, राजा की सुरक्षा के लिए महिलाएं होती थी। इसके अलावे दुर्गपाल, साम्राज्य के अंदर जो भी दुर्ग जहां भी थे, उनका जो रक्षक था, उनका जो सर्वोच्च अधिकारी था, वे दुर्गपाल कहलाते थे। इसके अलावे अंतपाल, सीमावर्ती इलाके में जो दुर्ग मौजूद थे, तो सीमावर्ती दुर्गों का जो प्रधान था वो कहलाते थे अंतपाल। अंतपाल, समझ में आ रहा है शब्द। इसके अलावा दंडपाल, जो पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी था। ये कुछ प्रमुख अधिकारीगण थे जो मंत्री परिषद के ही सदस्य थे। तो याद रखिएगा कि संपूर्ण मंत्रिमंडल में सदस्यों की कुल संख्या 18 थी। इनमें से ही 3 सबसे प्रधान थे, वो थे महामंत्री, पुरोहित और सेनापति। इन्हें सर्वाधिक वेतन दी जाती थी। इनके अलावा जो अन्य लोग थे, उनका वेतन ठीक उनसे आधी थी, यानी 24,000 पन वार्षिक थी। तो अर्थशास्त्र में इन शीर्ष अधिकारियों के लिए तीर्थ, अमात्य और महामात्र, ये 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। तो याद रखिएगा कि मौर्य काल में प्रशासनिक स्तर पर जो सर्वोच्च अधिकारीगण थे, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्हें तीर्थ, महामात्र अथवा अमात्य कहा जाता था। फिर इनके नीचे, यानी इन मंत्रियों के नीचे अध्यक्ष मौजूद थे, जो अलग अलग विभागों के प्रधान के रूप में कार्य करते थे। तो अर्थशास्त्र में उनकी कुल संख्या 28 मिलती है। दोस्तों, एक तथ्य हमें याद रखना है कि मंत्रिमंडल में जो सदस्य शामिल किए जाते थे, जो राजा के मुख्य सलाहकार होते थे, जिनकी मंत्रणा को राजा सुनता था। राजा उनकी मंत्रणा को माने या ना माने, यह उनके स्वविवेक पर निर्भर करता था। राजा उनकी बातों को या उनकी मंत्रणा को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। मंत्रिमंडल या कैबिनेट स्तर के जो भी मंत्रीगण थे, जो 3 प्रमुख अधिकारी थे, महामंत्री, पुरोहित और सेनापति, इन तीनों का चयन काफी जांच परख के पश्चात ही की जाती थी। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है। अब इन्हीं में से जो अमात्यों का वर्ग था, महामात्रों का वर्ग था, जो तीर्थ थे, जो उच्च स्तर के अधिकारी थे, इन्हीं में से इन 3 का चयन किया जाता था। दोस्तों, इनके अलावा मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग था, जो मंत्री परिषद के नीचे विभागों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। इनकी कुल संख्या अर्थशास्त्र में 28 बताई गई। यूनानी लेखकों ने इन्हें ही मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है, इन अधिकारियों को। आइए कुछ प्रमुख अधिकारियों के विषय में जानते हैं, और ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक जितने भी मंत्री परिषद के सदस्यगण और उनके जो कार्य है, और यहां पर जो प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य है, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये अक्सर प्रश्न आते हैं मौर्य प्रशासन से संबंधित। तो यहां पर सीता अध्यक्ष, जो सरकारी भूमि थी, यानी केंद्र राजा के नियंत्रण वाली जो भूमि थी, जमीनें थी, जिस पर कृषि कार्य किए जाते थे और जिनसे राजस्व की प्राप्ति होती थी, तो वैसी भूमि सीता भूमि थी, यानी सरकारी भूमि सीता भूमि कहलाती थी। और उस भूमि का जो अध्यक्ष था, वो सीताध्यक्ष कहलाता था। यह एक प्रमुख विभाग था और इस विभाग से अच्छी खासी आमदनी होती थी। दूसरा, पन्याध्यक्ष, व्यापार और वाणिज्य विभाग का यह प्रधान होता था। संपूर्ण व्यापारिक क्रियाएं इनके निरीक्षण या नियंत्रण में संपादित होती थी। पौतवा अध्यक्ष, इसके विषय में बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। पौतवा अध्यक्ष ये बाजार और मापतौल विभाग का प्रधान अधिकारी था। लक्षणाध्यक्ष, दोस्तों ये मुद्रा व्यवस्था का प्रधान अधिकारी होते थे। इसके अलावे सौवर्णिक, ये टकसाल का मुख्य अधिकारी होता था। जहां सिक्के ढाले जाते थे, उस टकसाल के प्रधान को सौवर्णिक कहा जाता था। जबकि संपूर्ण मुद्रा व्यवस्था का संचालन जिनके अधीन होती थी, वो लक्षणाध्यक्ष होते थे। ठीक है। इसके अलावे आकरा अध्यक्ष, ये खानों का अध्यक्ष होता था। जो मिनरल्स, जो खनिज उस समय उपलब्ध थे, जो निकाले जाते थे, उस विभाग का प्रधान आकरा अध्यक्ष
कहलाता था। इसके अलावे विविता अध्यक्ष ये चारागाह का प्रधान अधिकारी होता था और गणिका अध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक था। ये कुछ प्रमुख अधिकारीगण थे जो मौर्य साम्राज्य में एक बेहतरीन प्रशासन को अंजाम देने में अपना सहयोग कर रहे थे। दोस्तों, मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था खासकर प्रांतीय स्तर पर काफी सशक्त थी। एक केंद्रीकृत जो शासन व्यवस्था की नींव पाटलिपुत्र में डाली गई थी वो बेहतरीन ढंग से कार्य कर सके, इसके लिए साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में निचले स्तर तक एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई थी। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। तो मौर्यों के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी, स्पष्ट जानकारी हमें अशोक के समय मिलती है जब 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी यह बताना असंभव है क्योंकि ऐसा विवरण हमें नहीं मिलता है। तो प्रांतों के जो प्रमुख प्रशासक होते थे वो राज परिवार के ही कोई ना कोई सदस्य हुआ करते थे। तो उन्हें सामान्यतः कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था और यह एक महत्वपूर्ण पद था जिसे राष्ट्रपाल भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा कि प्रांतों के प्रमुख प्रशासक कहलाते थे राष्ट्रपाल, कुमार अथवा आर्यपुत्र। ये राज परिवार के ही कोई सदस्य होते थे जिनकी नियुक्ति की जाती थी। प्रांतों के नीचे जो विभाजन था वो जिला अथवा स्थानीय कहलाते थे। तो जिला अथवा स्थानीय चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये नाम हमें मिलते हैं जो प्रांतों के विभाजन के रूप में है, जिनका प्रधान अधिकारी स्थानिक कहलाता था। लेकिन यही वो क्षेत्र है जब अशोक के समय हम पहुंचते हैं तो वो नाम आहार अथवा विषय के रूप में हमें मिलती है और जिसका प्रधान विषयपति कहलाता है। एक्चुअली ये है एक ही चीज। प्रांतों का जो विभाजन है तो याद रखें वो जिला स्तर पर उसी को स्थानीय कहा गया, उसी को आहार या विषय कहा गया है। एक जिले के अंतर्गत या एक स्थानिक के अंतर्गत 800 ग्राम होते थे। तो 800 ग्रामों का समूह जिला, स्थानीय, विषय अथवा आहार कहलाते थे। याद रखिएगा इसको। इसके अलावा इसके नीचे द्रोणमुख था जो 400 गांवों के समूह को कहा जाता था। ठीक उसका हाफ था। आहार अथवा विषय में 800 ग्राम होते थे तो उनके नीचे द्रोणमुख था जो 400 ग्रामों का समूह होता था। फिर द्रोणमुख का विभाजन खरवाटिक में किया गया था। यह 200 गांवों का समूह था। खरवाटिक को पुनः संग्रहण में बांटा गया था जो 100 गांवों या 100 ग्रामों का समूह था और संग्रहण के नीचे गोप थे। गोप 10 ग्रामों का समूह था और सबसे निचला स्तर ग्राम अथवा गांव था जिनके प्रधान अधिकारी ग्रामिक कहलाते थे। वो गांव के प्रधान होते थे। तो ये एक प्रशासनिक क्रम था जो उच्च स्तर से निम्न स्तर पर मौर्यों के समय कायम की गई थी। वंस अगेन आई रिपीटेड, साम्राज्य बटे हुए थे प्रांतों में, फिर प्रांतों को बांटा गया था जिला, स्थानीय, आहार अथवा विषय में, फिर वो बटे हुए थे द्रोणमुख में, द्रोणमुख बटा हुआ था खरवाटिक में, खरवाटिक बटे हुए थे संग्रहण में, संग्रहण बटा हुआ था गोप में और गोप की निचली इकाई, सबसे निचली इकाई ग्राम अथवा गांव होती थी। यह एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। दोस्तों, प्रांतों के बारे में हम लोग थोड़ा अवलोकन कर लें कि मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। जी हां, चक्र कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय चक्रों यानी प्रांतों की संख्या कितनी थी यह स्पष्ट जानकारी हमें नहीं है, किंतु अशोक के समय प्रांतों की कुल संख्या 5 मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर बात की जाए तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो सौराष्ट्र में हमें मिले हैं, जूनागढ़ से इसी सेक्शन से हमें मिली है। यहां पर जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर थे, प्रांतपति थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, सुदर्शन झील और उस पर बांध का निर्माण करवाया था। तो ये विवरण हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलते हैं। तो ये प्रमाणित करते हैं कि सौराष्ट्र भी उस समय एक प्रांत रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कितने प्रांत थे यह कहना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि ऐसे विवरण मिलते नहीं है, लेकिन अशोक के समय 5 प्रांतों का स्पष्ट उल्लेख है कि संपूर्ण साम्राज्य को 5 प्रांतों में वर्गीकृत किया गया था। सबसे पहले उत्तरापथ, ये उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। बोर्ड पर आप ध्यान दे देंगे, ये उत्तरापथ थी और इस उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। याद होगा बिंदुसार के समय में कि बिंदुसार के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र सुमन अथवा सुसीम को यहीं का गवर्नर यानी राज्यपाल मनोनीत किया गया था। उनके बाद जो उनका छोटा पुत्र अशोक था तो वो उज्जैनी, जो अवंती राष्ट्र, यहां पर मध्य सेक्शन जो भारत का यहां पे आप देख रहे हैं, ये अवंती का राज्य था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। तो अशोक यहीं पर प्रशासक के रूप में पहले नियुक्त हुए थे। यहां पर उनका अनुभव काम आया और बाद में वो राजा बने तो इनका उन्होंने सदुपयोग किया।
तीसरा, यहां पर दक्षिणा पथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी है, तो यह दक्षिण के हिस्से का मुख्य केंद्र था, जो एक तीसरे राज्य के रूप में उल्लेख मिलता है। अवंती राष्ट्र के पड़ोस में यहां पर आप देख रहे हो जो ओडिशा का राज्य है, यह वो राज्य है जो कलिंग उस वक्त कहलाता था। सम्राट अशोक ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया और उसकी राजधानी तोसली थी। एक अलग प्रांत के रूप में इसका उल्लेख हमें मिलता है। इसके अलावा संपूर्ण पूर्वी भाग प्राशी कहलाते थे। प्राशी यानी पूर्वी भाग या पूर्वी क्षेत्र, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ध्यान रहे, पाटलिपुत्र संपूर्ण साम्राज्य की भी राजधानी थी और प्राशी यानी पूर्वी प्रांत की भी राजधानी थी। तो इस तरह कुल 5 प्रांतों जिन्हें चक्र कहा जाता था, इनका उल्लेख हमें अशोक के समय में मिलते हैं। ये 5 प्रांत और उनकी राजधानियों का जिक्र यहां पर हमने किया है। दोस्तों, मौर्यों का जो विशाल साम्राज्य था, एक सशक्त सेना के बिना इसे एकजुट रखना संभव नहीं था। तो जो हमें विवरण मिलते हैं मौर्यों की सैन्य शक्ति के बारे में, तो उसमें अर्थशास्त्र में चाणक्य की जो रचना है उसमें मौर्यों की सेना को चतुरंगिनी कहा गया है, अर्थात 4 रंग के 4 प्रकार की सेना मौजूद थी। पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हस्ती सेना यानी हाथियों वाले सैनिक, और चौथा रथ सेना। दोस्तों, जस्टिन प्लूटार्क, प्लिनी जैसे यूनानी लेखकों ने हमें मौर्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। तो प्लिनी के विवरण में हमें जानकारी मिलती है कि मौर्यों के समय, विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के समय, पैदल सैनिकों की संख्या 6 लाख थी। उनके विवरण के ही अनुसार घुड़सवार दस्ते लगभग 30,000 थे, तो हस्ती सेना 9,000 और रथ सेना की संख्या 8,000 थी। ये प्लिनी हमें विवरण प्रदान करते हैं और यूनानी लेखकों ने ऐसा कहा है कि इस विशाल सेना के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उसे अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया। इस विशाल सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंडिका में हमें विवरण मिलते हैं। इंडिका जो मेगास्थनीज की रचना है, उसमें यह वर्णित है कि इस विशाल सेना के संचालन के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था और इस बोर्ड में 30 सदस्य 30 मेंबर होते थे और इन्हें 6 कमेटियों में अलग अलग समितियों में बांटी गई थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इस तरह यह बोर्ड कार्य करता था। सेना से संबंधित समस्त क्रियाकलाप इसी बोर्ड पर निर्भर था और इसी बोर्ड के द्वारा संपूर्ण सेना का संचालन किया जाता था। दोस्तों, पुलिस को अर्थशास्त्र में रक्षिन कहा गया है। रक्षा से ये शब्द निकले, रक्षिन। दंडपाल वो अधिकारी था जो पुलिस विभाग का प्रधान होता था। इसके अलावा नगरों में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए नगराध्यक्ष नामक पुलिस होते थे। तो ये पुलिस की जो व्यवस्था थी वो काफी सशक्त थी, खासकर नगरीय क्षेत्रों में। विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए एक शक्तिशाली सेना के अलावा सशक्त गुप्तचर व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए मौर्यों ने इस तथ्य को समझा और गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। जैसा कि मालूम है कि चाणक्य उनके मुख्य सलाहकार थे, महामंत्री थे, तो निश्चित रूप से एक ऐसे सुदृढ़ व्यवस्था तो होनी ही थी। तो गुप्तचरों के बारे में जो हमें विवरण मिलते हैं अर्थशास्त्र में, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ध्यान रखिएगा, गुप्तचरों को ही गूढ़ पुरुष कहा गया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। तो ये जो गुप्तचरी थी, ये जो विभाग था, इसके जो सबसे प्रधान अधिकारी थे वो कहलाते थे महामत्यापसर्प। ये गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी थे, याद रखिएगा इसे। तो गुप्तचरों का पूरे साम्राज्य में जाल बिछा हुआ था, क्योंकि एक सशक्त गुप्तचर व्यवस्था ही देश को सशक्त बनाती है। दोस्तों, आज भी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के अंदर और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में देश के हितों के लिए यही कार्य कर रहे हैं। तो ठीक ऐसी ही कुछ व्यवस्था उस समय मौर्यों के काल में स्थापित थी, जो गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही सशक्त थी। तो 2 प्रकार के गुप्तचर संस्थाओं के जिक्र हमें मिलते हैं। एक थी संस्था और दूसरा संचार। संस्था नामक जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो एक ही स्थान पर रुककर कार्य करते थे। विभिन्न साधनों, विभिन्न संस्थानों, विभिन्न माध्यमों के द्वारा वे सूचनाएं एकत्रित करते थे और वो सम्राट को प्रेषित करते थे। लेकिन इसके पश्चात जो संचार गुप्तचर थे वे भ्रमण करके अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में सूचनाएं एकत्र करते थे। और ध्यान रहे, इस कार्य में महिलाएं भी शामिल होती थी, यहां तक कि वेश्याओं का भी मदद लिया जाता था। तो इसके माध्यम से राज्य के अंदर, साम्राज्य के अंदर कहीं भी कोई घटनाएं घटती थी तो इसकी सूचना राजा तक पहुंच जाती थी। यानी कि मौर्यों के समय एक सशक्त गुप्तचर व्यवस्था
कायम थी। दोस्तों, मौर्यों के काल में नगर प्रशासन से संबंधित जो हमें विवरण मिलते हैं, उनके जो स्रोत है वो मुख्यतः दो हैं। एक मेगास्थनीज के इंडिका और दूसरा चाणक्यकृत अर्थशास्त्र। इंडिका में जो जानकारी हमें नगर प्रशासन के बारे में मिलती है तो वो पाटलिपुत्र नगर से संबंधित पूरी विवरण यहां पर दी गई है। तो पाटलिपुत्र नगर में जिस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, माना गया कि सभी नगरों में इसी प्रकार की व्यवस्था रही होगी। इंडिका में पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था के बारे में जो वर्णन है, इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली एक बोर्ड के अधीन था और इस बोर्ड में 6 समितियां बनाई गई थी, 6 कमेटी बनी थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये इंडिका में लिखी गई है। बोर्ड के सदस्यों को, सभी सदस्यों को एसटी नोमोई या नगर कमिश्नर कहा जाता था। यह आप ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के जो सदस्य होते थे नगर प्रशासन से संबंधित, उन्हें एसटी नोमोई कहा जाता था। यह विवरण कहां मिलती है? तो ये इंडिका में दी गई है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में जो विवरण दिए गए हैं, उनके अनुसार नगर प्रशासन का प्रधान जो अधिकारी होते थे, उन्हें नागरिक, नगराध्यक्ष या पूर्व प्रमुख कहा जाता था। यह लिखे हुए हैं। इन पर समाहर्ता का नियंत्रण होता था, यानी ये जो अधिकारी थे समाहर्ता के अधीन कार्य करते थे नगरों में। अशोक के अभिलेखों में भी नगर व्यवहारिक का उल्लेख मिलता है। नगर के ही प्रधान अधिकारी थे जो नगराध्यक्ष के समान ही इनका कार्य था। न्याय व्यवस्था की बात करूं तो मौर्यों के समय न्याय व्यवस्था की भी चर्चा होती है, क्योंकि एक बड़े साम्राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए सुदृढ़ न्यायतंत्र का भी होना जरूरी है, जो निष्पक्ष न्याय कर सकते हो। तो निसंदेह राजा के पास सर्वोच्च शक्ति थी। इसके बावजूद एक व्यावहारिक न्याय प्रणाली कायम की गई थी जो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक मौजूद थी। जो शीर्ष स्तर पर न्यायालय मौजूद थे, जो केंद्रीय न्यायालय होते थे, वो मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। याद रखिएगा, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय जो होते थे उनमें दीवानी संबंधी यानी धन से संबंधित जो विवादें होती थी उन्हें निपटाया जाता था, जबकि कंटक शोधन एक फौजदारी न्यायालय थी। तो ये 2 मुख्य न्यायालय थे। कहां पर? केंद्रीय स्तर पर। सबसे निचले स्तर पर भी ग्राम न्यायालय मौजूद थे, जहां पर न्याय ग्रामीणी, ग्रामिक अथवा ग्राम वृद्ध किया करते थे। लेकिन इसके ऊपर भी जैसे जैसे मालूम है प्रांतों के विभाजन निचले स्तर पर ग्राम स्तर पर किया गया, तो ग्रामों से जैसे जैसे हम लोग ऊपर चले तो निचला स्तर ग्राम स्तर पर, उसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर पर भी न्यायालय थे। इनके ऊपर यानी सबसे शीर्ष पर ये केंद्रीय न्यायालय मौजूद थे। यानी न्याय की पुख्ता व्यवस्था इस समय मौर्यों के काल में की गई थी। याद रहे कि मौर्यों के समय में अंग भंग और मृत्यु दंड दी जाती थी। अपराध जैसे होते थे उसी के अनुरूप सजा भी दी जाती थी, यानी कठोर दंड का प्रावधान यहां पर मौजूद था। अर्थदंड तो दिए ही जाते थे। दोस्तों, इस विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए आय के स्रोतों का होना बहुत जरूरी है। तो कई प्रकार के आय के स्रोत मौर्यों के समय में मौजूद थे। दोस्तों, राजस्व या कर का मुख्य स्रोत इस समय भूमि कर था, जो उपज का 1/4 से 1/6 भाग के बीच वसूल की जाती थी। वो आमदनी का मुख्य स्रोत था। इसके अलावा जिन करों के विषय में हमें जानकारी मिलती है वे कर हैं दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, ब्रज और वनिक पथ। ये हैं क्या? तो दुर्ग कई प्रकार के करों का एक समूह है। इसके अंतर्गत चुंगी, जुर्माना, शराब, वस्त्र उद्योग, अचल संपत्ति, कारीगरी, इन समस्त चीजों से जो कर वसूल की जाती थी वे रखे जाते थे दुर्ग के अंतर्गत। राष्ट्र के अंतर्गत इसमें भूमि कर, बंदरगाह, सड़कें, चारागाह से होने वाली आय शामिल थी। ये सभी राष्ट्र के अंतर्गत थे। खनि, खनिज संसाधन और उनसे संबंधित जो उद्योग थे, उनसे जो आमदनी होती थी वे खनि के अंतर्गत आते थे। सेतु, बगीचों से प्राप्त होने वाली आय थी, जबकि वनों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते थे जिनसे आय होती थी। इसके अलावा व्रज, मवेशियों से प्राप्त होने वाली आय थी। जो मवेशी या पशुपालक होते थे उनसे जो कर वसूल की जाती थी उनसे ये आय होती थी, जिन्हें व्रज कहा जाता था। वनिक पथ, वनिक पथ स्थल और जल मार्ग से वसूल किया जाने वाला कर था। तो ये कुछ ऐसे साधन थे जिनके माध्यम से मौर्यों को राजस्व की प्राप्ति होती थी।
अब अशोक के काल के कुछ प्रमुख अधिकारियों पर हम लोग दृष्टि डालते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। अशोक के काल में कुछ नए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, तो उनमें जो प्रमुख है तो एक है महामात्र। ये सभी विभागों में अलग अलग एक प्रमुख मंत्री के रूप में, एक प्रमुख अधिकारी के रूप में हमें ये मिलते हैं। तो महामात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में उभर कर आए थे अशोक के कार्यकाल में। तो उनका मुख्य कार्य क्या था कि धर्मानुसार शासन की व्यवस्था करना, इसलिए सभी विभागों में, सभी क्षेत्रों में इस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। तो यहीं पर हम लोग देखते हैं कि धम्म महामात्र एक बेहद प्रमुख अधिकारी है जिनकी नियुक्ति अशोक द्वारा की जाती है। जब अशोक ने धम्म का प्रचार करना आरंभ किया तो अपने धम्म को फैलाने के लिए, लोगों के बीच संदेश फैलाने के लिए उन्होंने इस अधिकारी की नियुक्ति की थी जो धम्म महामात्र थे। उनका कार्य क्या था? वे अपराधियों से भी मानवीय व्यवहार करते थे। मुख्य उद्देश्य था समाज में सामंजस्य को बनाए रखना, शांति बहाल रखना, धम्म का प्रचार करना। यह मुख्य कार्य था धम्म महामात्र का। इसके अलावा राजुक या रज्जुक ये एक ऐसे अधिकारी थे जिनके संबंध में अलग अलग विद्वानों की राय अलग अलग है, लेकिन इनका एक मुख्य कार्य अवश्य था कि जनपदों में जनहित के कार्य करना। न्याय व्यवस्था भी इनके अधीन थी, न्यायिक प्रणाली में भी ये शामिल होते थे। इसके साथ साथ भूमि की पैमाइश करना, भूमि का सीमांकन तय करना, ये भी इनका प्रमुख कार्य परिलक्षित होता है जो स्रोत है। तो रज्जुक अशोक के काल का एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी था। इसके अलावा प्रादेशिक, इनके संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है कि इनका मुख्य कार्य था क्या। सामान्यतः यह माना गया कि ये प्रांतीय प्रशासकों के अधीन एक वरिष्ठ अधिकारी रहे होंगे, ये मान्यता सर्वमान्य है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने मौर्यों के प्रशासन में जो जो महत्वपूर्ण बातें थी उस पर हम लोगों ने गौर किया। आज का ये पूरा सेशन मौर्यों के प्रशासन से संबंधित था। आज के सेशन में जो भी बातें आपके सामने रखी गई उन्हें आप ध्यान से अवलोकन एक बार नहीं 2 बार अवश्य कर ले, अपनी अवधारणा को विकसित कर ले कि मौर्यों का प्रशासन किस प्रकार व्यवस्थित ढंग से कायम की गई थी। आप लगातार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी उपयोगिता आपको पता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप लाइक अवश्य करें, कमेंट भी अवश्य करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, इससे हमारे समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।